Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2 कवर करना है। तो बैंकिंग के चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं पहले है क्या। देखो यार, ये बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? ये वो वाले बैंक्स होते हैं जो आम बैंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे ना, लाइक अलाइड बैंक हो गया, एचपीएल वगैरह हो गया, जहाँ पे आम लोगों के पैसे जमा होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं। आगे उसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसमें से भी आपने कोई सी 2-3 कर लेनी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एनोटेट हो जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं इसके फंक्शंस क्या। देखो, सबसे पहला फंक्शन तो इसका मेन वही फंक्शन होगा कि क्या करना है, उसने डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है और लेंडर्स को क्या करना है? गिव करना है, लेंड करना है। सॉरी, हाँ, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और लेंड करेगा। किसको लेंड करेगा? कस्टमर्स को। और एक्सेप्ट किसे करेगा? लेंडर से। ठीक है, लेंडर कौन होते हैं? जिन्होंने इसको पैसे दिए, यानी हम लोग भी उसके कस्टमर ही हैं, लेकिन हम लोन बैंक को देंगे, बैंक वाला आगे उसको लोन बना के दे देगा। अब इसके अंदर होते हैं अकाउंट्स अलग अलग टाइप के, जो आपकी नीड के मुताबिक आप बैंक में खुलवाते हो। पहला अकाउंट आ गया हमारे पास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम जितनी मर्जी पैसे जब मर्जी जमा करो, जब मर्जी निकलवा लो, कोई मसला नहीं होता। इस पे ज़कात वगैरह नहीं कटती, और जो है ना, इसके ऊपर प्रॉफिट वगैरह भी कोई नहीं मिलता। फिर हमारे पास आ जाता है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स क्या होता है? ये उन लोगों के लिए खुलवाया जाता है, या वो लोग खुलवाते हैं जिनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, कि चलो भाई हमारी सैलरी पड़ी रहेगी, उसके ऊपर 1000-2000 रुपया मुनाफा आता रहेगा, यानी कम मुनाफा होता है इसके ऊपर। और इसके ऊपर एक लिमिट के हद तक आप विड्रॉ करवा सकते हो। अगर आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ करवाना है तो आपको 7 दिन पहले, या कुछ बैंक्स में होता है 15 दिन पहले, आपने उनको बताना होता है कि भाई हमें इतनी अमाउंट चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है जी? ये वो वाला अकाउंट होता है जहाँ पे आपने कई एक खास मुद्दत के लिए अपने पैसे रख के भूल जाने हैं। बैंक वाले भी पैसे रख के भूल जाएंगे। फिर आप क्या करते हो, कुछ जब वो मुद्दत खत्म होती है, आप बैंक वालों के पास जाते हैं, उनको कहते हो भाई पैसे। वो कहेंगे कौन से पैसे? आप कहते हो अच्छा वो वाले पैसे। वो कहता है अच्छा वो वाले पैसे। हम कहते हैं हाँ। फिर वो कहता है अच्छा ये आपके वो वाले पैसे पकड़े, और ये आपने इतनी देर हमारे पास रखी रखे, इसलिए इसके ऊपर मुनाफा पकड़े, इंटरेस्ट पकड़े। तो फिक्स डिपॉजिट पे हमें क्या मिलता है? पुराना पैसा भी, और साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी, और इसके ऊपर इंटरेस्ट यूजुअली ज्यादा चार्ज हो रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये क्या होता है? जब फॉरेन करेंसी की बेस पे खोला खोला जाता है, रेमिटेंस वगैरह इसके अंदर आती है। अब हमारे पास आ जाता है कि लोन्स किस किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे एडवांस किए जाते हैं, दिए जाते हैं। सबसे पहला लोन आ जाता है हमारे पास डिमांड लोन, यानी तलबी लोन। ये वाला लोन कौन सा होता है? ये आप बैंक के पास गए हो, बैंक वाले ने कहा यार आपको लोन चाहिए, आपने कहा हाँ हमें चाहिए, लेकिन बैंक वाला कहता है ठीक है आप लोन ले लो, लेकिन जब हम कहेंगे आपको मैं वापस करना पड़ेगा। आप कहते हैं हाँ ठीक है मुझे 2-3 दिन के लिए चाहिए, तो वापस ले ले। ये वाला लोन क्या होता है? डिमांड लोन। यानी जब बैंक वाले का दिल चाहे वो सारा पैसा वापस ले सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? ये 1 साल से नीचे नीचे के लिए होता है, जिसको हम करंट एसेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। मीडियम टर्म लोन क्या होता है? जो 1 साल से लेके 5 साल के दरमियान दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए होता है? कोई छोटी मोटी मशीनें वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम होते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह खरीदना आपने, वो सारा आप यहाँ से खरीद सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? ये लंबे अरसे के लिए चलता है, 6 साल से ऊपर, 10 साल से भी ऊपर ऊपर कभी जा रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट लोन। अब प्रोजेक्ट लोन क्या होता है? प्रोजेक्ट लोन वो वाला लोन होता है जो एक प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है। जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा तब तक वो लोन भी चलता ही रहेगा। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू इशू, यानी किस किस तरह से लोन दिया जा सकता है। पहला आ गया कैश क्रेडिट या कैश फाइनेंस। यहाँ पे क्या होता है कि आप करंट एसेट्स वगैरह अपने बैंक पे रखवाते हो और साथ उनसे पैसे निकलवा देते हो। जैसे ही आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड होता है कि भाई हमारे बैंक में पड़े थे 1 लाख, हमें 2 लाख का विड्रॉ करवा लिया। ये सारा क्या होता है? कैश क्रेडिट या कैश फाइनेंस। फिर हमारे पास आ जाता है ओपनिंग लोन अकाउंट। ये जो सा हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, शॉर्ट टर्म लोन या डिमांड लोन, ये कहाँ पे आता है आपके पास? लोन, ये लोन अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको बैंक वाला एक अकाउंट खोल देगा,
उसके अंदर आपके पैसे जमा कराता रहेगा। जितने पैसे आपने निकलवा लिए उसके ऊपर आपको वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, जितने पैसे आपने नहीं निकलवाए उसको आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ठीक है, यानी जितने आपने लोन लिया था ना, आपने फिक्स अमाउंट की लोन ली थी, उस सारी अमाउंट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आप अपने बैंक वालों को कहते हो मेरे पास अभी पड़ा है 15,000, लेकिन मैं आपका लॉयल कस्टमर हूँ, मुझे चाहिए 20,000। बैंक वाला कहते हैं चलो ठीक है 20,000 ले लो, मुझे करो। ये होता है ओवरड्राफ्ट। फिर हमारे पास आ जाता है मॉर्टगेज। अब मॉर्टगेज क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक खास चीजें बैंक वाले के पास रखवा देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, और बैंक वाले से क्या कहते हैं, लोन ले लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मॉर्टगेज या प्लेज। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज सर को पता होगा, पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे देते हैं, उसको कहते हैं यार आप हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना, और अभी आप ऐसा करो कि हमें इसकी अमाउंट जल्दी दे दो, तो वो हमें अमाउंट दे देते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस के, यानी बैंक और क्या क्या काम करता है। पहले आ जाता है एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी का क्या मतलब होता है कि आपके बिहाफ पे कोई काम कर रहा होगा, उसमें सबसे पहला काम क्या है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक्स। यानी ये चेक लेता भी है और चेक को पे भी करेगा, यानी चेक को ऑनर भी करेगा, लेकिन करेगा कब, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे। अगर पैसे नहीं है फिर चेक ऑनर नहीं करेगा। फिर ये क्या करता है, डिविडेंड्स भी देता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का क्या मतलब होता है, जो आपको शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो बैंक वो डिविडेंड भी आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा होता है। आप कंपनी वालों को कहते हैं भाई हमारे इस बैंक अकाउंट में जमा करा देना, बैंक वाला खुद ही जाके या वो कंपनी वाला खुद ही आपके बैंक में जमा करवा देता है। उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। बैंक वाला आपके भी हाफ पे शेयर्स भी खरीद सकता है, आप उसको कह दो भाई मेरे इतने शेयर्स खरीद लेना, वो खरीद लेगा। खासकर ये वाला काम हो रहा होता है एचबीएल के कनेक्ट के साथ। जो एचबीएल का मोबाइल ऐप है ना, वहां पे आप सिक्योरिटी बहुत इजीली खरीद सकते हो, बाकी किसी में इतना इजी नहीं है। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि आपने बैंक वालों को एक खास इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि भाई आपने इस तरह की हरकतें करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिजनेस है, आपने अपने करंट अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, आपने बैंक वालों को कह दिया यार इस अकाउंट में आपने इन इन एम्प्लॉयज के इतने इतने पैसे जमा करा देने। आपके पास एक कारोबार था, आपके सारे पैसे पड़े थे बैंक वालों के पास। जैसी 5 तारीख आई, आपने कहा ये वाले एम्प्लॉय के इतने पैसे दे दो, इस एम्प्लॉय के अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, इस एम्प्लॉय के अकाउंट में इतने पैसे डाल दो। बैंक वाले ने डाल दिया। या आप क्या कर दो, बैंक वालों को कहो मेरा इतना पानी का बिल आया, इतना बिजली का बिल आया, ये सारे जमा करवा दो। बैंक वाले आपके अकाउंट से पैसे वहां पे ट्रांसफर करेंगे, आपके अकाउंट जमा, आपके बिल जमा हो जाएंगे। फिर बैंक क्या करता है, एज अ ट्रस्टी भी काम कर रहा होता है। ट्रस्टी कब काम करेगा, जब आप उसको कहोगे कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुमने ये बिकवानी है, या कोई भी ये मेरी चीजें तुमने बिकवानी है। बैंक वाला आपके बिहाफ पे वो काम भी कर देता है, चार्जेस कर लेते हैं लेकिन काम कर देते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड। आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, बैंक वाला आपके फंड ट्रांसफर कर देगा। इवन आपने दूसरे मुल्क भी जाना होता है, बैंक वाला आपसे एक फी लेता है और आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद एजेंट। बैंक वाला आपका एजेंट बन के भी काम करता है। ठीक है, किस तरह से एजेंट बनेगा, आपको जो काम चाहिए होगा बैंक वाले को कह दो कि बैंक वाला कहेगा हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। लेकिन बैंक की कैपेसिटी में होना चाहिए, ये नहीं आप बैंक वाले को जाओ मुझे गोश्त ला दो, जाओ मुझे सब्जी ला दो, नहीं। आपने बैंक वाले को कहा आपने मेरा एलसी खुलवाना है, बैंक वाला चला जाएगा। आपने बैंक वाले को कहा आपने मेरे एम्प्लॉयज के अकाउंट अपने बैंक वाले को भेज के खुलवाने हैं, बैंक वाला कोई बंदा आपके ऑफिस में भेज देगा कि ये लो भाई अकाउंट खुलवा लो। इस तरह की हरकतें बैंक वाले कर सकते हैं। फिर आ जाता है यूटिलिटी सर्विसेज। यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती हैं कि एक्स्ट्रा सर्विसेज जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। पहला सर्विस क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज। आपके पास बाहर से पैसे आते हैं, बैंक में जमा करो, आप पीकेआर में कन्वर्ट करवा के निकलवा लो। इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बैंक में आपने पैसे जमा करवाए हैं पीकेआर में, आप यूएस में जाके निकलवाते हो, कहाँ पे निकलेंगे, डॉलर में। आप यूएस से पैसे जमा करवाते हो बैंक में, कहाँ पे होंगे, डॉलर में। पाकिस्तान से निकलवाओगे पीकेआर में आ जाएंगे। आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है,
ये बैंक वाले के ना काम कर रहा होता है इस तरह के, लाइक दरमियान में एक बंदा पड़ जाता है किसी काम के, और ये कहता है हाँ ठीक है हम दोनों मुख मुका करवाने वाला काम बैंक कर रहा होता है। फिर आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यही कि बिल ऑफ एक्सचेंज ये रख लेगा और आपको उसके बस पैसे दे देगा। अब हमारे पास आ गए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये क्रेडिट कार्ड आ गया, चेक आ गए, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह सारे कौन लेके आ रहा होता है? बैंक लेके आ रहा होता है। ट्रेड इंफॉर्मेशन, अब बैंक की ब्रांच यूजुअली अलग अलग मुल्कों में भी होती है, तो बैंक वाला क्या करता है, आपको सारी ट्रेड, आपको सारी तिजारत की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रीशियस आर्टिकल्स, बैंक वाले ने अपने पास लॉकर फैसिलिटीज रखी होती हैं, तो आप अपने जो भी कीमती अशिया हैं वो वहां पे रखवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्पेशल सर्विसेज भी दे रहा होता है, क्रेडिट कार्ड भी दे रहा होता है, एटीएम की फैसिलिटीज भी होती है, सीडीएम। सीडीएम पाकिस्तान में इतनी कोई नहीं चलती। फिर आ जाता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या है? ये अकाउंटिंग वाले में भी पढ़ा था कि बैंक आपके बिहाफ पे आपके शेयर्स बिकवाता है, और जितने शेयर्स नहीं बिकते वो खुद खरीद लेता है। ठीक है। अब आ जाता है भाई, इकोनॉमिकली डेवलप कैसे कर सकता है बैंक जो है आपकी कंट्री को। सबसे पहला, ट्रेड डेवलपमेंट। आपके कंट्री में तिजारत होगी, कारोबार बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी कंपनी, आपकी कंट्री बूस्ट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो बैंक अगर बेहतर होगा, आप पैसे यहाँ से वहां ट्रांसफर करने में आसानी होगी, यहाँ से वहां पैसे ट्रांसफर करने में आसानी, आप चीजें भी जल्दी खरीद लोगे, चीजें जल्दी खरीदोगे आगे जल्दी बेचोगे भी, इसी तरह अगले भी चीजें चीजें जल्दी खरीद सकेंगे। तो अगर आपका बैंक बेहतर है, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होती है? ज़राअत की तरक्की। ज़राअत कैसे तरक्की करेंगे? जब किसानों के पास पैसा होगा। हमने क्या किया, ज़राई तक तरक्याती बैंक्स वगैरह बना दिया ताकि किसानों के पास पैसा जाए। पैसा फिर भी नहीं गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री के लिए भी हम लोगों ने खास बैंक्स बनवा दिए थे, लेकिन पैसा फिर भी इंडस्ट्रीज को नहीं गया। पाकिस्तान है ना। फिर आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं? आप बैंक से लोन ले सकते हो, लोन लोगे, आप अपना काम चलाओ, बैंक बनाओ, चलो भाई कम करोगे। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, एलसी वगैरह बैंक खुलवा सकते हैं। आप बैंक में पैसे जमा करवाओ, दूसरे मुल्क से जाके चीजें खरीद लो, पॉसिबल है। ट्रांसफर ऑफ मनी, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे लेके जा सकते हैं। मॉल प्रोडक्शन, लोन लो, ज्यादा चीजें लगाओ, ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करो, ज्यादा काम करो। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, बजाय इसके के सारे जत्थे पैसे भर के लेके जाओ, आप बैंक में पैसे रखो, एक गाड़ी कराओ, दूसरी जगह पे जाके सारे पैसे विड्रॉ कर लो, सिंपल। सेफ कस्टडी, यही लॉकर वगैरह। इंक्रीज इन सेविंग, बैंक में पैसे रखवा दो, बैंक आपको पैसे देता रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ये बैंक हाउस फाइनेंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको टैक्स भी नहीं पड़ता। जैसे अगर आपने वैसे घर लिया ना, उसके वो घर बनाया भी है, मतलब प्लाट लिया, घर बनाया, आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स और ये कंस्ट्रक्शन टैक्स वगैरह होते हैं सारे। अगर आपने घर बनवाया है लोन लेके, तो जितना आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हो उतना टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स फ्री हो जाता है एक खास प्रोपोर्शन के हिसाब से। असिस्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कैसे असिस्ट करते हैं? देखो आपकी सैलरी जा कहाँ पे रही है? बैंक में। तो बैंक वाले क्या करेंगे, वहां से टैक्स काट के गवर्नमेंट को डायरेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, बैंक ज्यादा होंगे, सब कुछ ज्यादा ज्यादा होता जाएगा, ट्रेड कॉमर्स सब कुछ ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली हमारी एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। सेविंग इन मेटेलिक रिजर्व, बैंक क्या करता था, अब नहीं करता, करता था। क्या करता था? ये आपके पास जो सिक्के वगैरह हैं या सोने का अपने पास रखता था, और आपको उसके बस चेक वगैरह देता था, अब नहीं करता कोई भी बैंक, ये पुराना है बहुत। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक आपको उधार भी दे सकता है। प्रॉपर यूज ऑफ मनी, आपने पैसे अपने पास रखने के बजाय बैंक में जमा करवाए, और पैसे जमा करवा के क्या किया, वहां से क्रेडिट ले लिया। फाइनेंशियल एडवाइस, अब देखो बैंक वाले जो उनसे काम कर रहे होंगे, बीबीए तो किया होगा ना कम से कम किसी ने, टैक्स तो कैलकुलेट करना आता होगा। किसी आम बंदे को टैक्स कैलकुलेट करना आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये प्रॉपर एडवाइसेस भी दे सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइसेस भी दे सकते हैं, और पैसे का अच्छा इस्तेमाल करना भी बता सकते हैं। इनक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बैंक वाला क्या करेगा, बैंक के पास सारे पैसे आए, बैंक वाला आगे इन्वेस्ट कर देगा, वहां से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती जाएगी। बैंक वाला ज़कात भी कलेक्ट कर सकता है, मनीटरी पॉलिसी भी अच्छी कर सकता है।
अब बैंक वाला क्या कर रहा होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेगा, सक्सेस इन मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आगे जाके पढ़ने से इसको भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स, ये पाकिस्तान में कोई नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली कर, ये एक ही चीज़ उन्होंने दो दो तीन तीन बार लिखी हुई। आपने क्या करना होता है, अगर ऐसे का लॉन्ग आएगा ना, आपने 13 पॉइंट्स लिख दो, काफ़ी है। ये ऊपर हेडिंग दो, नीचे दो लाइनें लिखो। मैंने खुद इस तरह किया था इंटर में, पार्ट 1 में, कॉमर्स में। और 75 में से मेरे 73 नंबर है कॉमर्स में, फुल नंबर है। तब 2 नंबर की ऑफिशियल डिडक्शन होती थी एक एक लॉन्ग में। उसके बाद जो उनसे इकोनॉमिक्स में, उसमें भी सेम इसी तरह है। दूसरे हमारे पेपर नहीं होते पार्ट 2 के। आप ऊपर हेडिंग दो, नीचे 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन लिख दो, काफ़ी है। और एक्सप्लेनेशन अमूमी तौर पे पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इकोनॉमिक्स में क्या गंद मारा था। जो सा लॉन्ग आया था वो मैं करके ही नहीं गया हुआ था। उसके बावजूद मेरे 73 नंबर है। क्या लिखा था मैंने, ऊपर वाली हेडिंग सही लिखी थी, नीचे अपनी बोंगियां मारी हुई थी। इसी तरह नीचे वाला इतना कोई नहीं पढ़ता, ऊपर हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए। जैसे ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, आप ये ना कर देना एक्सपोर्ट प्रॉस्पेरिटी, वो गलत हो जाएगा। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स हैं, एक्सपोर्ट को बेहतर कर रहा होता है। कर्जा कुर्जा कोई नहीं है बैंक वैसे एक्सपोर्ट को बेहतर। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलग अलग है, आपने भी अलग अलग लिखनी है। हेडिंग अलग अलग लिख दो, नीचे चाहे बोंगी मार दो, चल जाती है। हेडिंग गलत करोगे गलत हो जाएगा। फिर आदत है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कोई नहीं, याद करना जरूरत नहीं है, एक नजर देख लेना देखना हुआ तो। फिर आदत है कैश रिजर्व फॉर बैंक। कैश रिजर्व क्या होता है? कैश रिजर्व क्या होता है, आपके पास कैश रिजर्व ये होता है कि जो बैंक है ना, उसने खास हद करवानी होती है स्टेट बैंक में जमा। उसके ऊपर क्या कहते हैं, जैसे आपने अपने बाइक में देखा होगा रिजर्व लगा होता है, उसी तरह ये बैंक ने भी अपने स्टेट बैंक के पास पैसे जमा करवाए होते हैं, और स्टेट बैंक वाले उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। प्राइम इसकी वजह क्या है रिजर्व रखने की, कि स्टेट बैंक ने इसको कहा होता है कि आपने हमारे पास रिजर्व रखना, अगर रिजर्व नहीं रखेगा स्टेट बैंक इसकी मेंबरशिप खारिज करता है, तो कहता है निकल यहाँ से। हाँ 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 हाँ। चलो भाई, रेशियो ऑफ कैश कैश रिजर्व कौन सेट करता है? स्टेट बैंक सब सेट करता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वही स्टेट बैंक ने कहा होता है कि आपने हमारे पास रखवाने, नहीं रखेंगे तो फिर निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं कि देखो, अगर आपके बैंक में ज्यादा करंट अकाउंट्स है ना, आपको ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। आपके बैंक में ज्यादा फिक्स्ड अकाउंट है, आप अपने पैसे कम भी रखोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी रीजन क्या है? फिक्स्ड अकाउंट वालों ने 5-6 साल बाद आना है पैसे विड्रॉ करवाने। करंट अकाउंट वाले ने हो सकता है अभी सुबह 1 लाख जमा जमा करवाया हो, और उसके बैंक में पड़ा हो 5 लाख, वो 5 लाख के 5 लाख शाम 5 बजे निकलवा दें, पॉसिबल है। तो इसलिए जहाँ पे करंट अकाउंट है वहां पे आपका कैश रिजर्व हमेशा ज्यादा होगा। जहाँ पे सेविंग अकाउंट है वहां पे उससे कम, और जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है वहां पे सबसे ही कम होगा। फिर आ जाता है यूज ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह कौन इशू करेगा? बैंक इशू करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैबिट, बैंक इन्वेस्टमेंट भी बेहतर कर सकता है अगर बैंकिंग सिस्टम सही चल रहा हो। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम सही नहीं है, वो हैबिट ऑफ सेविंग करता है बस। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, क्या करेगा? आपके पैसे पड़े हैं वो यहाँ वहाँ लगाएगा, उसे पैसे बनाएगा, आपको भी देगा, खुद भी खाएगा। क्लियरिंग हाउस सिस्टम, क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि आगे जाके इसके पे पूरा चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे। बहरहाल इसमें ये होता है कि आप दूसरे बैंक से खुद जाके कैश निकलवाने के बजाय क्या करते हो, अपने बैंक में उसका चेक जमा करवाओ, वो खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा। साइज ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा, साइज ऑफ डिपॉजिट्स क्या कहते हैं कि आपका जितना बड़े साइज का डिपॉजिट है आपको उतना ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, जितने कम डिपॉजिट है आपको उतना डिपॉजिट कम रखना पड़ेगा। रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी, अगर आपको पता है कि आपकी वहाँ ऐसी है जिसने आपको पकड़ाना है, ये क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और आपको कहना है पैसे कट, और आपको कटने पड़ेंगे, तो आपको ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे। अगर वो बंदा ऐसे है जो रीडिस्काउंट नहीं करवा रहा था, तो आपको अपने पैसे ज्यादा अपने पास नहीं रखने पड़े। नेचर ऑफ डिपॉजिटर्स। अच्छा, डिपॉजिटर्स की नेचर क्या होती है कि अगर आपका जो डिपॉजिटर है वो अच्छा बंदा है, ट्रेडर वगैरह, आपको ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे। आपका डिपॉजिटर बेरोजगार है, उसने फिक्स डिपॉजिट करवाई हुई है, मतलब कम कमाने वाला है, या इसी तरह का कोई बड़ा आदमी है, उसने कहा यार पैसे रख छोड़, 5-6 साल बाद मुझे चाहिए, तब तक मुझे ज्यादा करके दे दे, आपको ऑब्वियसली पैसे ज्यादा अपने पास नहीं रखने पड़ेंगे। प्रॉफिट रेशियो, अगर आप बैंक वाले हो और आप लोगों को हाई प्रॉफिट्स दे रहे हो, तो लोग आपसे विड्रॉ जल्दी नहीं करवाएंगे, कहेंगे ठीक है मैं ज्यादा पैसे बना के दे रहा। लेकिन अगर आप
कम पैसे दे रहे हो, लेकिन अगर आप कम पैसे दे रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कम प्रॉफिट दे रहे हो तो फिर आपको ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि कोई बंदा मांगने भी आता है उसको दे दो। फिर आ जाता है लोकेशन ऑफ बैंक। अगर आपका बैंक है शाह आलम मार्केट में, आपको ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे। अगर आपका बैंक है किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर, आपको कम पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे। ट्रस्ट, अगर आपके बैंक, आपके जो अवाम है वहाँ पे ट्रस्ट करती है, आप इतने पैसे नहीं भी रखोगे चल जाएगा। अगर उनको आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, उन्होंने कहना भी पैसे कट, और आपको कटने पड़ेंगे। अदर बैंक रिजर्व, अदर बैंक क्या होता है कि अगर आपके पास दूसरे बैंकों ने भी पैसे रखवाए हैं, फिर आपको अपने पैसे कम रखने पड़ेंगे। लेकिन दूसरे बैंकों के पैसे आपके पास नहीं पड़े तो फिर आपको ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे। डिस्काउंटिंग बिल्स, सेम वही रीडिस्काउंटिंग वाला। रीडिस्काउंटिंग में बैंक वाला जो है, ये रीडिस्काउंटिंग, ये बैंक वाला जाके पैसे डिस्काउंट करवा रहा होता है स्टेट बैंक से। रीडिस्काउंटिंग वाला बैंक वाला पैसे जमा, पैसे विड्रॉ करवा रहा होता है स्टेट बैंक से जाके। और जो दूसरे वाला है डिस्काउंटिंग, वहां पे क्या होता है, कस्टमर जमा निकलवा रहा होता है बैंक वाले से। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि अगर आपके पास कैपिटल है, आप कम पैसे रखोगे, कैपिटल नहीं है ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, सिंपल। नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आपके पास ऐसी सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं जो मार्केटेबल है, यानी जल्दी से मार्केट में बिक सकती हैं, ऐसे शेयर्स पड़े हैं जो जल्दी मार्केट में बिक सकते हैं, आपको कम पैसे रखने पड़ेंगे। आप जल्दी से पैसे चाहिए, क्या करोगे, शेयर मार्केट में फेंकोगे, पैसे निकलवा दोगे। पैसे नहीं चाहिए, शेयर अपने पास रखे रखोगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसे की सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, आपके पास ऐसे घर वगैरह पड़ा हुआ है, आपने घर घर के ही बस लोन दिया था, अब घर तो किसी ने फौरन नहीं खरीद लेना, तो आपको ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे। पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको बैंक में इतने पैसे नहीं रखने पड़ेंगे, बंदा इतने पैसे नहीं निकलवाता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे। सीजनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो सीजन के हिसाब से चल रही होती हैं, ठीक है, जो सीजन के हिसाब से चलेंगी। अगर सीजन अच्छा है, आप क्या करेंगे, आपके पास गर्मियों का सीजन है, अब लोगों ने गर्मियों की शॉपिंग करनी है, आपको ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे। आपके पास सीजन तकरीबन मिड में आ गया, अब लोग इतनी शॉपिंग नहीं कर रहे, आप कम पैसे भी अपने पास रख सकते हैं। इनिशियल एंड लास्ट डेट्स ऑफ मंथ, इनिशियल डेट में आपके पास पैसे अमूमी तौर पे कम होते हैं। क्यों? वहां पे ताजी ताजी लोगों के पास सैलरियां आ रही होती हैं, तो आप कम भी पैसे रखोगे चल जाएगा उसके, क्योंकि वो ताजे ताजे आपके अकाउंट में इधर उधर से पैसे आते जाएंगे। जब मंथ एंड हो रहा होता है तब आपको ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ते हैं। उसकी रीजन क्या है, लोगों के पास जो से सैलरियां वगैरह आना होती हैं वो बंद हो गई होती हैं, अब लोगों ने जितने भी पैसे निकलवाने हैं डायरेक्ट आपके पैसे से निकलवाएंगे, यानी जो बैंक का रिजर्व है वहां से पैसा जाएगा। इसे जो महीने का आखिरी दिन है वहां पे आपको ज्यादा पैसे रखने पड़ते हैं। और बिगिनिंग में आप कम पैसे भी रख लोगे, गुजारा चल जाएगा। यहाँ पे बुक ने गलत लिखा हुआ केवल मारी के लिए। यार ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, अच्छा क्रेडिट कैसे बनता है, यानी आप उधार किस तरह से जनरेट करते हो। सबसे पहला आ गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। आपने बिल्स पकड़े, लोगों के ये बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़े और केवल उनको कर्जा दे दिया, हो गया। सप्लाई ऑफ लोन, आपने वैसे ही लोगों को लोन देना शुरू कर दिया। मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से आपको पैसे आना शुरू हो गए, ये भी आपके उधार है। क्यों? क्योंकि पैसे आपने कहाँ से लगाए हैं, लोगों के पैसे, लोगों ने आपको पैसा दिया, आपने आगे अप्लाई कर दिया, आगे अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर कर्जे के ऊपर आपने क्या लिया, इंटरेस्ट लिया, वही इंटरेस्ट आपने वापस देना है कस्टमर्स को। तो ये भी एक तरह का क्या बन जाता है, क्रेडिट बन जाता है। अच्छा क्रेडिट बनता कैसे, देखो भाई, बैंक ए था, उसके पास टोटल डिपॉजिट है 20,000। उन्होंने क्या किया, 20% अपने पास रखा और 80% दे दिया आगे बैंक बी को, 1600। 2,000 का 20% होता है 400। उसे 1600 का क्रेडिट दिया, वो क्रेडिट कहाँ पे चला गया, बैंक बी के पास। बैंक बी ने उसमें से 20% रखा, 320, और बाकी 80% कहाँ पे दे दिया, बैंक सी को। बैंक सी ने उसमें से 20% रखा और आगे कितना दे दिया, तो बाकी कितना दे दिया अगले बंदे को। यहाँ पे देखो 10,000 इक्वल है किसके, कैश रिजर्व और क्रेडिट क्रिएशन के।
2,000 का कैश अपने पास रखा, 8,000 आगे लगाया। ठीक है, अभी 8,000 को अपने जहन में रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, 8,000 से आगे खेलना शुरू करना है। ये आया, ये इसका जो रिजर्व का है ना फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद करके जाना है, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता होता है। प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/रिवर्स रेशियो। प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, 2,000 का, 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो कितना था, 20%। तो टोटल हम क्रेडिट कितने का बना सकते हैं, 10,000 का। ये इधर आया, देखो 10,000 का टोटल क्रेडिट आया। उसमें से हमने प्राइमरी डिपॉजिट कितना था हमारे पास, ये 2,000। 10,000 में से हमने 2,000 का प्राइमरी डिपॉजिट था, और उसके ऊपर हमने 8,000 रुपया कहाँ से कमा लिया, क्रेडिट से कमा लिया। सही है, समझ आई कि नहीं आई, तो इसको दोबारा से देखना कैसे। देखो 2,000 रुपया था, 2,000 में से हमने 400 अपने पास रखा, 1,600 आगे लगा दिया। 1,600 आया हमारे पास, 1,600 में से फिर 20% हमने रखा, 1,280 आगे लगा दिया। आगे जाते 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 कितने पैसे बना लेगा, 8,000, कम से कम 8,000 बनाएगा। कैसे पता लगेगा 8,000 बनाएगा, ये ले फॉर्मूला से। सही है, ये आप लोग अगर बीकॉम बीबीए कुछ भी करोगे ना, उसमें क्वांटिटेटिव मैथ्स होता है, वहां पे आप ये ले फॉर्मूला स्टडी करोगे अच्छे तरीके से। देखो क्रेडिट क्रिएशन है, आपने क्रेडिट बनाना है, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई मसले आएंगे, कुछ इश्यूज आएंगे। सबसे बड़ा इशू क्या होता है, कैश इशू। आपने कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, वरना आप अन्य वहाँ क्रेडिट बनाई जो, जैसे हमने 20% अपने पास रखा था ना। उसके बाद हमारे पास आया था सेंट्रल बैंक पॉलिसी, जो आपका SPPS स्टेट बैंक है, वो कह देता है यार तूने इतने पैसे अपने पास रखने हैं, हाँ ठीक है तेरा अपना कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, उसके अलावा भी इतने पैसे अपने पास रखो और इतने पैसे मुझे दे दे। अब वहां से भी पैसे कम हो गए, वरना आप और पैसे ज्यादा बना सकते थे। विलिंगनेस टू बोरो, अब अगला बंदा आपसे उधार ले ही नहीं रहा, आप उसको कैसे दोगे कि भाई नहीं उधार ले ले। तो विलिंगनेस टू बोरो जब तक नहीं है तब तक भी आप उधार नहीं बना सकते। हैबिट ऑफ कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स ही कहते हैं ना 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 पुत्र, सूद है क्या, सूद ऐसा नहीं लेना। अब अगला बंदा आपसे खरीद ही नहीं रहा, अगला बंदा आपसे ले ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, कस्टमर्स को भी इग्नोर कर दो, आपको फिर भी ज्यादा पैसे नहीं बना सकोगे। शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटीज, कस्टमर लेने के लिए तैयार है, लेकिन आपने कहा हमें कोई सिक्योरिटी लेनी है, उसके बाद आपको लोन देना है। अगले बंदे के पास पैसा ही नहीं है, अगले बंदे के पास कुछ रखवाने के लिए आपके पास है ही नहीं, आप तब भी उसे पैसे नहीं बनवा सकोगे। उसके बाद प्राइमरी डिपॉजिट्स, आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स ही काम है, या प्राइमरी डिपॉजिट जितने करवाते हैं फौरी तौर पर निकलवा लेते हैं, फिर करवाए फिर निकलवा दिए, तब भी आप क्रेडिट नहीं बना सकोगे। पॉलिटिकल कंडीशन सही है, क्रेडिट बन सकेगा, नहीं बने सही है, क्रेडिट नहीं बनेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस, आपका इकोनॉमी ऐसी चल रही है कि यार तरक्की हो रही है, अच्छा खासा जा रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, आप ज्यादा क्रेडिट बना सकोगे। क्यों, लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए होंगे अपने कारोबार में लगाने के लिए। इकोनॉमिक कंडीशन है ही कोई नहीं, सत्यानाश फिरा हुआ है। अगला ने तो कहना है यार बैंक में पैसे जमा कराओ, कम से कम कुछ तो आ रहा है ना, तो वो फिर तब भी आप क्रेडिट ज्यादा बना सकोगे। ठीक है, कब, जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं है, तो फिर आप ज्यादा लोन नहीं लोगे, आप ज्यादा क्रेडिट नहीं बना सकोगे। इफेक्ट ऑफ रिलीजन, इस्लाम में सूद मना है, जो सही मोमिन होगा सूद लोन नहीं लेगा। इस्लाम में इवन कर्जा लेना भी मना है, बहुत बार तलकीन की गई है कि आप कर्जे को अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करो। क्या करो, पार्टनरशिप कर लो। आपके पास पैसे नहीं है, पैसे वाले बंदे को भाई तू मेरा पार्टनर बन जा, पैसे तू लगा, काम मैं करूंगा, जितना शेयर हुआ ज्यादा तू ले ले, थोड़ा मुझे दे दे। तो कर्जे से भी मना किया गया, सिर्फ सूद से मना नहीं किया गया। रोटन बैंकिंग सिस्टम, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम देख लो। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, ये वही है आपके पास, ये जो से है करंट अकाउंट है, ज्यादा अपना रखना पड़ेगा। इससे वो रिजर्व, ज्यादा रिजर्व रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा ये क्रेडिट नहीं बना सकोगे, कम बनाओगे। रिजर्व रेशो ऊपर नीचे होती रहेगी, आपकी क्रेडिट तब भी सत्यानाश हो जाता है। ये पॉइंट रिपीट हुआ है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट ऑफ बैंक, ये क्या कह रहा होता है, बैंक की बता रहा होगा कि भाई बैंक के क्या हालात हैं। बैंक की लाइबिलिटीज ऊपर आती हैं बैलेंस शीट में, एसेट्स नीचे आते हैं, या लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड पे आएंगी, एसेट्स राइट साइड पे आएंगे। उसकी रीजन ये है
कि जो इंसान है ना वो पहली नजर देखता है हमेशा ऊपर वाली चीज, और जो बैलेंस शीट है आपने दूसरे क्लासेस में जाओगे सीए वगैरह में तब आपको पता लगेगा हॉरिजॉन्टल बनती है, वर्टिकल नहीं बनती। नहीं सॉरी, वर्टिकल बनती है, हॉरिजॉन्टल नहीं बनती। हाँ, वर्टिकल बनती है। तो वहां पे वर्टिकली में लाइबिलिटीज ऊपर आएंगी, एसेट्स नीचे आएंगे। उसकी वजह ये है कि बैंक ने दिखाना होता है हमारे पास इतने लोगों ने इतबार करके अपना कर्जा दिया हुआ है, तो तुसी भी दे छोड़ो। ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं देख लेना। शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल क्या होता है कि आपके कितने शेयर हैं और वो टोटल कितनी अमाउंट के निकले हुए हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, आप मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल उठा सकते हो। इशूड शेयर कैपिटल, ये अकाउंटिंग वाले में वहां से देख लेना। डिपॉजिट्स के कितने लोगों ने आपको पैसे दिए हुए हैं। बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक, कि आपके ऊपर कितने लोगों का कर्जा है। जो डिपॉजिट्स हैं ये ज्यादा होने चाहिए, और बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक्स ये कम होने चाहिए। बिल्स पेएबल, कि कितने लोगों का पैसा आपने अदा करना है, ये भी कम होने चाहिए। बिल फॉर कलेक्शन ये ज्यादा होने चाहिए, कि कितने लोगों को आपने बिल दिए हुए हैं जहां से आपने पैसे उठाने हैं। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक्सेप्टेंसेस, कंटीजेंट लाइबिलिटी वाली लाइबिलिटीज होती हैं जो अभी तो लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद लाइबिलिटी हो सकती है। जैसे फिक्स डिपॉजिट है, 5 सालों के बाद उसने आपकी लाइबिलिटी बनना है, अभी लाइबिलिटी नहीं है, वो कहाँ पे आएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी में आएगा। कैश इन हैंड और कैश रिजर्व एसेट में आता है। ठीक 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 ठीक, गुड हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट होती है और उसकी क्या जरूरतें होती हैं। एडवांसिंग पॉलिसी, आपको पता होगा भाई इतने पैसे हमारे पास पड़े हैं, इतनी तकलीफां फैलानी है, इस तो वध नहीं फैलानी है। प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का पता लग रहा होता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो। इसमें रेशियो एनालिसिस होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे, वहां से पता लग जाता है आगे हमारे पास पैसे आने वाले हैं, ये वाले पैसे भी जाने वाले हैं। ठीक है। ये था जी आपका सारा बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे होता है आपका बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2 का खात्मा। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।